ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह कक्षा संख्या 11वीं कक्षा को आज पढ़ें। 10 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है तर्क भाषा करके। अच्छा, तर्क संग्रह मैंने बोल दिया हो तो क्षमा कीजिएगा, ये तर्क भाषा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले इससे पहले हमने तर्क संग्रह पढ़ाया था तो थोड़ा मुख पर उसका नाम चढ़ गया है, तो कभी कभी हम बोलना चाहते हैं तर्क भाषा परंतु तर्क संग्रह निकल जाता है, क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तर्क भाषा पढ़ रहे हैं, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने आपको कुछ पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ाया था। ये पढ़ा दिया था कि कदा पुनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। फिर उसमें भी कहा था कि घटगत जो परिमाण आदि के ग्रहण में तो इससे 4 और कारण बनते हैं, उन पर पूरा हमने विस्तार से आपको समझा दिया था। इंद्रिया अवयवैरार्थावयवी नाम इत्यादि, ये 4 और बन रहे थे, तो वो मैंने टेबल बना दिया था और उसको समझा दिया था। अब वहां पर पीछे कहा था कि और कौन सा सन्निकर्ष है जी, ठीक है। तो तीसरा सन्निकर्ष वहां पर हमें बताया था कि संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो। तो आइएगा, ये हमारा पीछे का यही तो चल रहा है। फिर इसको एक बार यहाँ देख लीजिएगा कि ये तस्याह करणम त्रिविधम कदाचित इंद्रियम कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कदाचित ज्ञानम। तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चल रहा था, फिर यहाँ पर ये सन्निकर्ष चल रहा था, तो ये समाप्त हो गया था। फिर यहाँ पर आगे कहा था कि इंद्रिया जो साक्षात्कारिणी जो प्रमा होती है उसमें 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है, ठीक है, षड्विधा। 6 प्रकार में एक संयोग हमने पढ़ लिया था, संयुक्त समवाय भी पढ़ लिया पूरा। अब हमारा तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, ठीक है। आज इन्हें कंप्लीट करेंगे। फिर समवाय, समवेत समवाय और विशेष विशेषण भाव कोशिश करेंगे समाप्त करने की, ठीक है। चलिएगा, तो आ जाइएगा। अब है यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि कदा पुनः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, कि भाई फिर प्रत्यक्ष कारिणी वो साक्षात्कारी प्रमा के ज्ञान में जो होता है उसमें क्या है, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है, संयुक्त समवेत समवाय,
कहते हैं यदा पुनश्चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवेत समवाय एव। वैसे सरल है बिल्कुल, ऊपर के आपको समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि जब इंद्रिय के द्वारा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम, क्या घट के अंदर, ध्यान रखें, घट है एक, ये हो गया घट, घट के अंदर रूप हो गया, फिर रूप में समवेत क्या हो गया, रूपत्व जाति, ध्यान देंगे, ठीक है। एक माने पुनः चक्षुषा घट रूपम समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते, माने जब चक्षु घट के साथ में संयुक्त होता है तो कहते हैं घट और घट में जो रूप है, क्या है, जो घट में रूप है वो किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से, तो इसलिए वो समवेत हो गया। घट में समवेत जो रूप है, मन रूप भी घट में समवाय संबंध से रहता है। फिर रूप में रूपत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व वैसे रूप में रूपत्व, यानी जो जाति होती है वो द्रव्य में क्या है, द्रव्य गुण कर्म में क्या है, समवाय संबंध से रहती है। तो जब आंख से हमें रूपत्व का ज्ञान हो किया जाता है आंख के द्वारा, तब क्या होता है, संयुक्त घट हो गया, माने आंख से संयुक्त, चक्षु से संयुक्त कौन, घट हो गया। घट में समवेत समवाय संबंध से रहने वाला ये रूप हो गया, फिर रूप में भी समवाय संबंध वाला रूपत्व है। ठीक है, देखिए घट में रूप समवाय रूप से समवाय संबंध से रहता है, रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो अब क्या होगा, जो इस प्रकार से चक्षु के द्वारा रूपत्व का ज्ञान होगा तो उसमें कौन सा सन्निकर्ष होगा, रूपत्व और चक्षु के बीच में कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवेत समवाय, अर्थात घट रूप, माने घट से हो गया संयुक्त और समवेत से होगा रूप, फिर होगा रूपत्व। तो इसे माने चक्षु और रूपत्व के बीच में जो मध्यस्थ, जो अवांतर व्यापार होगा वो क्या होगा, घट और घट में रहने वाला रूप, ये सन्निकर्ष बनेगा। इनके साथ जो संबंध होगा वो सन्निकर्ष संबंध होगा। ठीक, सन्निकर्ष में संबंध ही है, सन्निकर्ष तो क्या, तो ये होगा। कहते हैं चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्व से समवायात। कहते चक्षु से युक्त घड़े में रूप का समवेत रूप से रहता, समवाय संबंध से स्थित है, और उस रूप में, तत्र मान रूप में, रूपत्व से रूप का समवाय संबंध से रहना, इसलिए यहाँ पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये सरल है, कुछ परेशानी नहीं है। कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष कब होगा जी फिर, तो कहते हैं यदा श्रोत्रियेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम् इंद्रियम शब्दोर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव। अब इंद्रिय बदल दी, अर्थ तो रहेगा ही, पहले ले रहे चक्षु इंद्रिय से ले रहे थे, अब इस वाले में समवाय संबंध, समवाय सन्निकर्ष है वो चक्षु के साथ नहीं घटेगा, वो घटेगा आपका श्रोत्रिय इंद्रिय के साथ में। ठीक है, इसलिए इंद्रिय परिवर्तित कर, बदल दी इंद्रिय। यहां पर कहते हैं जब श्रोत्रिय इंद्रियण, कर्णेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, शब्द
यहीं से प्राप्त होते। तदा तब क्या, श्रोत्रियम इंद्रियम, श्रोत्र क्या बनता है, इंद्रिय बनता है। तो श्रोत्र क्या बनता है, इंद्रिय बनता है। और शब्द क्या बन गया जी, अर्थ, तो शब्द को ग्रहण करता है। ठीक है, अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव, इन दोनों का जो संबंध, सन्निकर्ष संबंध है, वो समवाय सन्निकर्ष है। क्या है, समवाय। इसको समझाएंगे कैसे समवाय। कहते हैं कर्ण शष्कुल्यवच्छिन्नम नभश्रोत्रम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं तो सामान्य व्यवहार में हमको क्या समझ में आता है कि ये कर्णेंद्रिय है, जो ये, ठीक है। तो कहते हैं कि कर्ण शष्कुली अवच्छिन्नम, माने कर्ण ये जो शष्कुली के आकार का, शंख जैसे आकार का ये है, ये कर्णेंद्रिय नहीं है। कहते हैं इससे अवच्छिन्न माने ढका हुआ, इस कवर, इस कर्ण शष्कुली से इससे ढका हुआ, अवच्छिन्नम नभः, इसके अंदर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, जो आकाश देश है, वो कहते हैं अवच्छिन्नम युक्त नभः, नभ ने आकाश, श्रोत्रम, वो वास्तव में श्रोत्र है। ये श्रोत्र नहीं है, ये तो उसका कवर है वास्तव में। जो श्रोत्रेंद्रिय बोलते हैं, श्रोत्रेंद्रिय आकाश का ही नाम है, परंतु आकाश विशेष का नाम है। कौन सा, कर्ण शष्कुली अवच्छिन्नम नभा श्रोत्रम, इसके अंदर जो खाली स्थान है वो कर्णेंद्रिय है। और श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य चाकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। और कहते हैं श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात्, अब श्रोत्र क्या हुआ, आकाश रूप ही हुआ। आकाशात्मकत्वात् का अर्थ हुआ जो श्रोत्र है वो आकाश रूप ही है, अलग नहीं है। आकाश स्वरूप वाला ही श्रोत्र है। आकाश को ही श्रोत्र कहा जा रहा, परंतु वो विशेष आकाश है, उपाधि से युक्त है। ठीक है, शब्दस्य च, और च माने और, शब्द का आकाश गुणत्वात्, शब्द क्या है, आकाश का गुण है। क्या है, आकाश का गुण माना गया है शब्द। तो शब्द हो गया गुण, आकाश हो गया गुणी। क्या हो गया, गुणी हो गया। और आकाश ही श्रोत्र है। क्या, आकाश ही श्रोत्र है। इसलिए कहते हैं गुण गुणिनोश्च समवायात, गुण और गुणियों का जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। पहले तो तीन हो रहे थे, इंद्रिय और द्रव्य, और द्रव्य के अंदर रहने वाला गुण है, ऐसे तो हो रहा था। तो अब कहते हैं कि भाई जो इंद्रिय तो यहाँ श्रोत्र ही है, अर्थात जिसमें वो गुण रह रहा है उसी का नाम तो इंद्रिय है, और उसी इंद्रिय से ही अपने ही गुण का ज्ञान होता है। तो जो श्रोत्र और शब्द, शब्द का जो है ना, श्रोत्र और शब्द का आपस में कौन सा संबंध है, गुण और गुणी का। श्रोत्र है गुणी और शब्द है गुण। अब गुणी के द्वारा ही गुण का ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए क्या, गुणी में गुण समवाय रूप से रहता है, समवाय संबंध से, नित्य रूप से। इसलिए यहां पर जो सन्निकर्ष है इनके बीच में, श्रोत्र इंद्रिय और शब्द के बीच में, वो कौन सा सन्निकर्ष है, बोलो। कहते हैं समवाय सन्निकर्ष। ये समवाय सन्निकर्ष हो गया। सरल नहीं है, इसमें बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर कान ये नहीं है, इसके अंदर जो खाली स्थान है वही है, और जो शब्द है वो उसी का श्रोत्र इंद्रिय का गुण माना गया है। गुण इसलिए माना गया है कि श्रोत्र आकाश का ही नाम है, और आकाश का गुण कहा गया है शब्द दर्शन में, क्योंकि शब्द कहाँ पर रहता है, आकाश में रहता है।
चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं 5वां जी, कदा पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब ये बता दो भाई, समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है? तो कहते हैं यदा पुनः शब्द समवेतम शब्दत्वादिकम सामान्यम श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रमिंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थः। अब देखिएगा, समवेत में समवाय संबंध से रहने वाला, जब शब्द को शब्द में समवेत रूप से शब्दत्व रहता है, माने क्या हुआ, शब्द हुआ, शब्द के अंदर शब्दत्व, माने शब्दत्व का अर्थ हो गया शब्द जाति, माने शब्द की जाति शब्द में रहती है। तो कहते हैं कि जब फिर शब्द समवेतम शब्दत्वादिकम, शब्द से में जाति हमेशा नित्य रूप से समवेत समवाय संबंध से रहती है, इसे समवेत है वो। तो शब्द में समवेत रूप से रहने वाला शब्दत्व का है शब्दत्वादिकम माने सामान्यम, जाति श्रोत्र इंद्र के द्वारा ग्रहण होती है, माने श्रोत्र इंद्र के द्वारा जब शब्दत्व का ज्ञान होता है तब गृह्यते, तब क्या होता है, श्रोत्रम इंद्रियम, श्रोत्र इंद्रिय बना रहता, कोई परेशानी नहीं है। शब्दत्वादि सामान्यम अर्थ, और शब्दत्व जाति है वो अर्थ होता है, ठीक है। अनयोः सन्निकर्षः समवेत समवायः एव, इन दोनों का, इन श्रोत्र का और शब्द की जाति का, शब्दत्व का जो संबंध है वो क्या है, वो सन्निकर्ष है, वो क्या है, समवेत समवाय। क्योंकि समवेत में समवाय रूप से क्या रहता है, शब्दत्व, उसका ज्ञान हो रहा है, माने समवाय संबंध से रहने वाले का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहां पर समवेत समवाय हुआ, किसके प्रति, शब्दत्व के प्रति, और शब्द के प्रति तो समवाय होता है। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्, स्पष्ट कर दिया। श्रोत्र में समवेत संबंध से, समवाय संबंध से रहने वाले शब्द में शब्दत्व होता है, शब्दत्व का समवाय संबंध से रहने के कारण से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब आ जाइएगा 6ठा। छठा क्या है हमारा, कदा पुनर्विशेष्य विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो कब विशेष्य और विशेषण भाव से होता है। विशेष्य और विशेषण रूप, कि भाव का अर्थ यहाँ पर रूप है, स्वरूप। विशेष और विशेषण स्वरूप वाला इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कब होता है, बताते हैं जी। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भावः संबंधः। क्या जी, कहते हैं यदा, जब चक्षुषा संयुक्ते भूतले, माने आंख से युक्त, माने आंख से जुड़ा हुआ, चक्षु इंद्रिय ने प्राप्त कर लिया है ऐसे भूतल माने भूमि भाग को, उस भूमि भाग में घटा भावो गृह्यते, माने घटा भाव माने घट का अभाव, अर्थात आंख से हमने देख रहे हैं सामने जमीन पर उस भूभाग पर, और वहां पर क्या है, हमारी बुद्धि जान कर रही है कि यहाँ पर घड़ा नहीं है। क्या, घटा भाव माने घट के अभाव का ज्ञान हो रहा है। घट के अभाव का ज्ञान कब हो, कैसे हो रहा है, चक्षु इंद्रिय भूतल पर संयुक्त हुई है, तब घटा भावो गृह्यते। यहाँ घड़ा नहीं है, वहां घड़ा है, वहां नहीं होगा, यहाँ तो घड़ा नहीं है, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह भूतले घटो नास्ति, भाई इस भूमि पर घड़ा नहीं है। इति
तदा तब क्या होता है, विशेष्य विशेषण भाव वाला ये सन्निकर्ष होता है इंद्रिय और अर्थ के बीच में। क्या, इंद्रिय और अर्थ के बीच में विशेष और विशेषण भाव वाला ये सन्निकर्ष होता है। कहते हैं कैसे, तदा तब चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम भूतलम विशेष्यम। क्या, तब क्या होता है, चक्षु से संयुक्त माने युक्त जो भूतल है, भूतल का क्या ज्ञान होता है, घटाद्य भावा माने घट का अभाव वाला ये भूतल है, ये ज्ञान होता है। ये भूमि कैसी है, घट के अभाव वाली है, माने घड़ा नहीं है। तो कहते हैं घटाद्य भावो विशेषणम, वहां पर उस भूतल का घट का अभाव विशेषण रूप से विशेषण बन जाता है। ठीक है, घटा भाव का ज्ञान हो रहा है, परंतु वो घटा ज्ञान का भाव जो अभाव है, जो ज्ञान है, वो क्या है, विशेषण रूप से बन रहा है। और भूतलम विशेष्यम, और विशेष को उस जिस विशेषण से हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये भूमि, ये भूतल घड़े से रहित है, घड़े के अभाव से युक्त है, तो वो भूतल क्या हो गया, विशेषणम विशेष्यम। तो यहां पर क्या होगा, चक्षु इंद्रिय हो गई, ठीक है, चक्षु इंद्रिय हो गई, और घट का अभाव वाला घड़ा, वो जमीन, घट के अभाव वाला भूतल, ये हो गया अर्थ। तो घट के अभाव वाला भूतल, ये जो ज्ञान हो रहा है, किसका रूप, मुख्य रूप से भूमि का ज्ञान नहीं, भूमि का नहीं, घट से अभाव युक्त भूमि का। तो वहां घटा भाव तो विशेषण बन रहा है और भूमि बन रही है विशेष्य। तो इस प्रकार से जो सन्निकर्ष बनता है इंद्रिय का और अर्थ का, वो क्या होता है, विशेष्य विशेषण भाव से युक्त, विशेष्य विशेषण रूप को होता है, रूप वाला होता है सन्निकर्ष। इसी प्रकार से यदा च मनः संयुक्त आत्मनि सुखाद्य भावो गृह्यते अहम सुखरहित इति तदा मनः संयुक्तस्यात्मनः सुखाद्य भावो विशेषणम। कहते हैं इसी प्रकार से, अब हम वहां चल रहे हैं मन पर, कि जब मन से युक्त जो आत्मा, मन को इंद्रिय मान लिया, मन से युक्त आत्मा, जब मन आत्मा से जुड़ा हुआ है, फिर मन से आत्मा में इस बात की अनुभूति होती है कि सुखाद्य भावो माने सुख आदि में सुख का अभाव नहीं हो, सुख का अभाव माने सुख नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। हाँ, दुख है कहने का तात्पर्य। अहम सुख रहिता यदि इस प्रकार का ज्ञान होता, मैं सुखी नहीं हूं, सुख से रहित हूं। तदा मन संयुक्तस्य आत्मनः सुखाद्य भावो विशेषणम, माने मन से, मन इंद्रिय से संयुक्त जो आत्मा है, वो क्या है, उसका सुखादि से अभाव, ये क्या बनता है, विशेषण। और आत्मा बन जाएगा, मन से संयुक्त जो आत्मा है वो क्या बनेगा, विशेष्य, और मन बनेगा इंद्रिय। तो यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्षा, तो इंद्रिय बन गई मन और अर्थ बन गया संयुक्त आत्मा, विशेषण बन गया आपका अभाव माने सुख का अभाव। ठीक है, यदा श्रोत्र समवेते गकारे घत्वा भावो गृह्यते तदा श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम। ठीक है जी। अब एक श्रोत्र का उदाहरण दिया था, तीसरा माने संयुक्त समवेत का उदाहरण दिया था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। जब श्रोत्र समवेते माने श्रोत्र से समवाय संबंध से रहने वाला, श्रोत्र से संयुक्त माने श्रोत्र समवेते गकारे, ऐसे इसमें ऐसा आएगा, श्रोत्र में
रहने वाला शब्द है वास्तव में। क्या है? श्रोत्र में रहने वाला गकार, गकार माने गकार ध्वनि, माने गकार यहाँ शब्द लिया होता है, माने गकार श्रोत्र समवेते गकारे, माने श्रोत्र में प्राप्त जो गकार शब्द घत्वा भावो गृह्यते, तब उस गकार ध्वनि में हमको ये बोध भी होता है कि इसमें घ ध्वनि नहीं है, माने गकार ग शब्द में घ शब्द नहीं है। शब्द का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है कि 2-3 अक्षरों का कोई मिला हुआ समुदाय, वो नहीं है। शब्द का अर्थ है गकार आदि सभी शब्द हैं, वर्ण रूप में उच्चारित ध्वनि कह सकते हैं, और ध्वनि वैसे भी ध्वनि कह सकते हैं। तो कहते हैं श्रोत्र समवेते गकारे गत्वा भावो गृह्यते, कि श्रोत्र से, श्रोत्र में प्राप्त श्रोत्र इंद्रिय में रहने वाला समवाय भाव से जो ग शब्द है उसमें घ का भाव प्रतीत होता है, घ नहीं है, गा में घ नहीं है, तो गृह्यते। तदा तब क्या होता है? श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम, तब श्रोत्र में समवेत जो गकार है, समवाय संबंध से रहने वाले जो गकार है, उसमें जो घत्व का अभाव होता है, तो वो क्या बनता है? क्या बनता है? विशेष्य, विशेष्य बनता है। और घत्व का अभाव विशेषण, वो विशेषण बन जाएगा, और श्रोत्र समवेत गकार ये क्या बन जाएगा? विशेष्य, और श्रोत्र बन जाएगा इंद्रिय। ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बता रहे हैं यहां पर, तो ये बता दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तद एवं संक्षेपतः पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। ध्यान रखिएगा। तद एवं माने इस प्रकार से, संक्षेपतः संक्षेप रूप में या संक्षेप रूप से, पंचविध संबंध, पंचविध संबंध माने 5 प्रकार का संबंध। कौन कौन सा, मैं आपको फिर दोबारा यहां बता देता हूं। ये 5 प्रकार का संयोग संबंध, संयुक्त समवाय संबंध, संयुक्त समवेत समवाय संबंध, समवाय संबंध और समवेत समवाय संबंध, इसको छोड़ दीजिएगा। ये 5 प्रकार का, ठीक है, ये 5 प्रकार का कहते हैं कि ये संबंध, इनमें से अन्यतम संबंध, माने अन्यतम का अर्थ इनमें से कोई एक संबंध, एक संबंध से संबद्ध, माने एक संबंध में कोई भी संयोग ले सकते हैं, समवाय ले सकते हैं, उनसे संबद्ध माने युक्त, युक्त विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन, विशेषण और विशेष्य भाव का जो ऊपर लक्षण दिया था, माने विशेषण और विशेष भाव का इंद्रिय से लक्षण दिया था, उस लक्षण से इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण, माने इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष के द्वारा किसका ज्ञान होता है? कहते हैं अभाव का। अभावा इंद्रियण गृह्यते, माने इंद्रिय के द्वारा अभाव को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जो अभाव की प्राप्ति होती है, अभाव का ज्ञान होता है, वो इन 5 में से किसी भी प्रकार से हम संबंध लगा करके और उसमें विशेषण और विशेष भाव वाला जो लक्षण दिया है उसके साथ उस वो घटा करके ही हमें अभाव की प्रतीति हो जाएगी, यानी जो चीज नहीं है, कहने का ये है, ठीक है। इससे
ये वाला हम सबके साथ लगा लेंगे, विशेष विशेषण भाव इंद्रिय सन्निकर्ष, माने जो पीछे 5 प्रकार के बताए उनके साथ लगा करके हमको अभाव की प्रतीति होगी, भाव की प्रतीति नहीं होगी। क्या भाव की प्रतीति नहीं होगी। तो ये उसको ही बता रहे हैं बस, ठीक है। एवं समवायोपी, ठीक है। अब कहते हैं इसी प्रकार से समवाय भी, अब आगे कक्षा में कराएंगे, इतना यहाँ से, ठीक है। अभी इतना ही कर लेते हैं इसको, और थोड़ा समझ लीजिए पक्का अच्छी प्रकार से, सरल है, आज का विषय कोई कठिन नहीं था, ठीक है। तो इस माने इनमें से 5 में से किसी के साथ भी हम ये विशेषण विशेष भाव का संबंध लगा करके जब हमें जो ज्ञान होगा वो अभाव का होगा, माने अभाव विशेषण से युक्त, ठीक है। तो ये अभाव इंद्रियण गृह्यते, इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है। चलिएगा, तो आगे कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? एक विशेष ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है इस आज के टेक्नोलॉजी के युग में। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते।